स्वागत है। थैंक्स डॉक्टर। आपके आप बैठे हुए हैं। लखनऊ एक तहजीब और अदब का शहर है, वहां मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम को जो थीम है एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सुबह से बहुत सारे डॉक्टर्स ने आपके सामने अपने तरह तरह के केसेस प्रस्तुत किए। अधिकतर लोगों ने आपके सामने रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए। मैं आपको लाइव केसेस दिखाऊंगा, वीडियो केसेस दिखाऊंगा और ऐसे ऐसे केसेस दिखाऊंगा जिनका शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसे डिजीजेस के बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज माय टीम। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है। इसके पहले जिन भी लोगों ने प्रेजेंट किए, होम्योपैथी के बारे में बताया, ड्रीम्स के बारे में बताया कि किस तरह से तरह तरह के केसेस में आपकी मेथड ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपको मेडिसिन का सिलेक्शन करना है। अपने इस छोटे से समय में मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगा कि मेडिसिन को सिलेक्ट कैसे करते हैं, लेकिन हर केस में मैंने क्यों वो पर्टिकुलर मेडिसिन दी, सिंगल मेडिसिन। मैं एक अलग मेथड से काम करता हूं, बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से, जो जहां पर रोगी को कोई भी खाने की दवा नहीं दी जाती है। रोगी का एक बाल लेकर एक पर्टिकुलर दवा में डाला जाता है और उसी से रोगी ठीक होता रहता है। लेकिन इस बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप इस मेथड के द्वारा ठीक हुए अलग अलग तरह के केसेस देखिए कि कितना वास्ट होम्योपैथी है। और होम्योपैथी में जो प्रामाणिक चिकित्सा की बात डॉक्टर गिरीश गुप्ता सर कर रहे थे कि दुनिया आपको तभी मानेगी जब आप प्रामाणिक चिकित्सा की बात करेंगे। तो देखिए हमारे सामने नेक्स्ट केस, नेक्स्ट स्लाइड, ध्यान रखिए प्लीज। ये पहला केस में जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये एक डिजीज है, इसे कहते हैं लाइकेन प्लेनोपाइलेरिस। ऑन कीजिए इस वीडियो को। रिमोट से नहीं चलेगा उस पर, बस आवाज बढ़ाइए, वॉइस। इसे देखिए साहब, लाइकेन प्लेनोपाइलेरिस, स्काल्प पे रप्चर हो जाते हैं। आप इस बच्चे को देख पा रहे होंगे। ये 16 मई 2023 का केस है। इसके पहले भी मैंने इस सेमिनार हॉल में प्रस्तुत किए हैं केसेस, लेकिन मैं आपके सामने हर बार अपने हर सेमिनार में नए नए केसेस लाऊंगा। मैं पिछले केसेस कभी रिपीट नहीं करता हूँ यूजुअली। तो दिस वाज द केस। नेक्स्ट स्लाइड। अब आप इस इरप्शन का टाइप देख चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। इस केस में मैंने प्रोट्राइज तो किया था, लेकिन यहाँ पे मेटर मेडिका बड़ी इंपॉर्टेंट है। एमएल टाइलर की ड्रग पिक्चर है, उसमें आप मेजेरियम की अगर ड्रग पिक्चर पढ़ेंगे, एग्जैक्टली यही वर्ड दिया था। एक्सपीरियंस वाज लाइक कैरियन बूगी फॉर्मेशन, ट्यूमिफिकेशन ऑफ द स्काल्प व्हिच वाज कवर्ड विद द पस्ट्यूल विद द गैपिंग, मेजेरियम 0/1। डॉक्टर प्रवीण कुमार सर कह रहे थे, मैं एलेक्ट्रोडेंसी ही केवल अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करता हूं। मेजेरियम का ट्रांसलेशन किया गया। नेक्स्ट स्लाइड। ये फॉलोअप है और इसके बाद नेक्स्ट इसको प्ले कीजिए। एंड दिस इज द रिजल्ट बाय मेजेरियम। सो दिस टाइप ऑफ एविडेंस बेस्ड केसेस आई एम गोइंग टू शो यू टुडे ऑफ द डिफरेंट डिजीजेस। तो दिस इज रिसेंट फॉलोअप। हम आपको बहुत नए नए बिल्कुल अभी के केसेस दिखाएंगे। तो दिस इज अ डिजीज कॉल्ड एज लाइकेन प्लेनोपाइलेरिस and this case got cured by transition of megaria. Next slide. Next. Another case, urticaria. हम लोगों की क्लिनिक बहुत कॉमन है। एलोपैथ के लिए बड़ा पहाड़ है। सिट्रोजिन अलाग्रा खिलाते खिलाते थक जाते हैं। ये एक बच्चा जो हमारे परिचित डॉक्टर का केस है, एमबीबीएस डॉक्टर थे। मैं यहाँ पे जो नाम ले रहा हूँ डॉक्टर, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी पैथी खराब है या मैं उनको क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। जो काम हम कर सकते हैं वो एलोपैथिक डॉक्टर नहीं कर सकते हैं, और जो एलोपैथिक डॉक्टर कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। ये थक गए जब इनको डर्मेटोलॉजिस्ट ने सलाह दिया कि आप स्टेरॉइड चालू करेंगे, तभी मेरे पास आए और ये बच्चा मेरी क्लिनिक पे था। इस वीडियो को प्ले करिए सबसे नीचे वाले को। लेकिन अभी है, इससे ज्यादा भी तो you can see the urticarial eruption। आप सामने प्लेट दिखाओ बेटा। होम्योपैथी के बारे में बड़ा एक एलिगेशन है कि होम्योपैथी बड़ा धीमे काम करती है, देर से काम करती है, लेकिन जड़ से मिटाती है। इस केस के दौरान मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, होम्योपैथी बहुत फास्ट काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट, यस, सभी केसेस में रिपोर्टाइजेशन करता हूं। बच्चा बहुत लापरवाह बच्चा था, सामान सारे इसके बिखरे रहते थे। एक रूब्रिक देखिएगा, अगर इसमें लास्ट में आप देख पा रहे हैं, हीडलेस रूब्रिक है, ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन, हार्ट, लाइकोपोडियम का सिलेक्शन किया गया, लाइकोपोडियम 0/1 में पेशेंट का बाल लगाया गया। नेक्स्ट स्लाइड, यस, प्ले कीजिए इसको। आपको 25 महीने के बाद इसको फायदा हुआ था, हमने बाल लगाए। उससे दिन जब हमें यहाँ से निकले थे डॉक्टर साहब, तो इसमें इचिंग बंद हो गया था, तुरंत बंद हो गया था। यहाँ से हम लोग शायद पॉलिटेक्निक ही पहुंचे होंगे, तो इसको इचिंग बंद हुआ। मतलब तो हमको लगा भाई बच्चा है, टहल रहा है, तो नहीं ध्यान दिया। This is a case? मॉनिटर कर रहे थे, 10 मिनट के अंदर इसको रिलीफ मिला था लाइकोपोडियम के द्वारा, जो कई महीनों से परेशान था, स्टेरॉइड का रिकमेंडेशन था। नेक्स्ट स्लाइड, यह भी रिसेंट है। मैं यही बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल रिसेंट केसेस लेके आऊंगा। 29 सितंबर का ये केस है जो मेरे क्लिनिक पे दोबारा आया। कोई खुजली कुछ नहीं, किसी तरह का कोई नए दाने कुछ नहीं। कल मैं जा रहा हूँ हाजीपुर, अभी हाजीपुर में मैंने प्रेजेंट किया था केस, एक का रिकवरी होती है होम्योपैथी के। नेक्स्ट स्लाइड, इस बच्चे का भाई भी मेरे पास आया। जब इस बच्चे का केस उन्होंने देखा तो अगले दिन इसके फादर इसके भाई को लेकर आए। इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस था। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जानते हैं, म्यूकस कोलाइटिस के बाद जब अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा तो ब्लड स्टूल आएगा, म्यूकस सहित आएगा, और इनको भी स्टेरॉइड का रिकमेंडेशन था। ये फादर बैठे हैं, देखिए आप, ब्लडी स्टूल का सैंपल, आप उसको पहले ऊपर वाले वीडियो को प्ले कीजिए। इनका वही है, इनका बता रहा था म्यूकस आ रहा है, और अभी तो जैसे मेट्रोजिल वगैरह जो दे देते हैं तो वाइट हो जाता है, ब्लड नहीं आता, कुछ ब्लड टाइप नहीं होता, बाकी तो म्यूकस तो आता है। नेक्स्ट, इस बच्चे के केस में वीपिंग, विम्परिंग, जेलसी चिल्ड्रन मीटिंग, यहाँ पर स्लाइड साइज क्लियर नहीं है। बच्चा माँ से कहता था आप भाई को मेरे प्यार करती हो, मुझे प्यार नहीं करती हो। तो यहाँ पे जेलसी बिटवीन चिल्ड्रन एंड फोरसेकन फीलिंग। आप कहते हो ना बच्चों में सिम्टम नहीं मिलते हैं, आप प्रेगनेंसी हिस्ट्री बच्चों से, मदर से हिस्ट्री लीजिए, बच्चे को अलग से बैठा के पूछिए, निश्चित मिलेगी हिस्ट्री। 4 सेकंड फीलिंग, जेलसी बिटवीन द चिल्ड्रन, वीपिंग, विम्परिंग, पल्सेटला वाज द मेडिसिन। नाउ सी द रिजल्ट। 25 मई पेट दर्द हो रहा था। हाँ, अच्छा, तब पेट दर्द थी जब यहाँ बैठे थे। तो इनका भी दर्द सेम डे से ठीक हो गया? इनका दर्द 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद। और जो स्टूल में ब्लड उड़ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड, और इसका अभी रिसर्च फॉलोअप है 29 सितंबर से। इनका अल्सरेटिव कोलाइटिस कैसा है? इनका सब ठीक है, पेट का तो अभी बिल्कुल नहीं बता। और जो स्टूल भी एकदम नॉर्मल हो रहा है? साधन देख लिया है, तुम लोग जी, हाँ। इनके बॉडी में लगा। These are the short cases of normal disease. Next, अब एक और बीमारी के बारे में बात करते हैं, शायद आज अभी किसी ने नहीं दिखाया हो। एक बीमारी है, इसे काइलूरिया कहते हैं। काइलूरिया जिसे मिल्की यूरिन डिजीज भी कहते हैं। स्पेशली अगर मेल में आता है तो बड़े बहुत दिनों तक तो शाइनेस के नाते नहीं बताते हैं पेशेंट्स। शाइनेस के नाते इसलिए नहीं बताते कि उनको लगता है धात आ रहा है। स्पर्मेटोरिया एंड काइलूरिया आर एंटायरली डिफरेंट थिंग। स्पर्मेटोरिया स्पेशली द पॉल्यूशन विद द ड्रीम्स एंड काइलूरिया एंटायरली डिफरेंट। काइलूरिया क्या होती है कि काइलूरिया की जो डायग्नोसिस होती है, लिम्फेंजियोग्राफी की जाती है, और काइल इन द यूरिन। यूरिन आपने अभी तक ब्लड में ट्राइग्लिसराइड सुना होगा, एक यूरिन का ट्राइग्लिसराइड होता है। आप यूरिन की जांच कराइए, उसमें अगर ट्राइग्लिसराइड निकलता है देन इट इज द डायग्नोस्टिक ऑफ काइलूरिया। और मोस्टली जो केसेस होते हैं इसमें फाइलेरिया की वजह से होता है। वैसे तो और भी कारण है, लिम्फेटिक जब फिस्टुला बन जाता है, लिम्फेटिक चैनल जब ब्लॉक होता है तो किडनी के अंदर प्रेशर पड़ता है और लिम्फ फूट जाता है। तो जो भी हम फैट खा रहे हैं सीधे सीधे किडनी के रास्ते बाहर निकल जाता है। इस वीडियो पे प्ले कीजिए। दिस इज अ रियल टाइम केस। ये केस है जहां पर देखिए किस तरह से यूरिन होता है। दिस इज द काइलूरिया। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। ये हमारे डिफरेंट पेशेंट्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स का यूरिन का सैंपल लेकर क्लिनिक में आते हैं इलाज के लिए। आप देख पा रहे होंगे अलग पहली स्लाइड। यस, दीज आर द डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द यूरिन। आप देख पा रहे हैं नीचे अलग अलग देखिए इसमें किस तरह से डर्टी यूरिन, मिल्की यूरिन, और इसमें और खराब कंडीशन क्या होती है। इसका जो इलाज होता है इसमें बीटाडीन या सिल्वर नाइट्रेट को
एंडोस्कोप के द्वारा किडनी में डाला जाता है। किडनी में कई बार डालने के बाद मेरे पास एक वैसा पेशेंट गया था जिसकी किडनी भी खराब हो चुकी थी। तो इसलिए हालांकि ये किडनी का डिजीज नहीं है, दिस इज ए डिजीज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, बट किडनी के थ्रू लिम्फ बाहर आता है। नेक्स्ट, सो दिस इज ए केस already there is kidney your disease. Actually, this problem, the chylorrhea, is not exactly the problem of the kidney. It is problem of the lymphatic channel. This is a case from Muscat. There is a lymphatic. He has seen my cases and he sent his hair from Muscat. Taking with the diet or directly draining to the kidney. He was worried without getting absorbed. because since last 6 months he was getting the chyle in the urine. Next. So China was transmitted after receiving his hair, and this is the follow. इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। इस बार जो है देखा कि आपने जैसे बोला कि मेडिकेशन आपका शुरू हो गया, उसके ठीक 2-3 दिन बाद मैंने देखा कि कंट्रोल हो गया। तो ये चीज तो मैंने अपनी मिसेस को ही बताया, तो शी वाज नॉट बिलीविंग बिकॉज़ यू नो शी इज अ फिजिक्स ग्रेजुएट। तो साइंस वाले लोग ज्यादा मानते नहीं है लोग। मैंने बोला कि नेक्स्ट, सो दिस वाज द केस ऑफ अनदर केस। बिल्कुल अभी जरा जल्दी का नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट केस ये अलीपुर पश्चिम बंगाल का केस है। ये पेशेंट मुझे 6 महीने से बात कर रहा था। मैंने इसे बताया कि बाल भेज दीजिए, हम इलाज कर देंगे, नहीं माना। 6 महीने बाद फिर से इसने एक बार कॉल किया, सब सारी दवाई करके हेट्राजन नाम की जो टैबलेट होती है जो फाइलेरिया के लिए चलती है, वही यूजुअली पेशेंट में दिया जाता है काइलोरिया के केसेस में। इलाज करते हैं। इस समय क्या क्या दिक्कतें हो रही है आपको? आपका यूरिन वाइट आता होगा, ठीक है? व्हाइट तो आता है, उससे पिछली ज्यादा जब यूरिन करता है तो जेल की टाइप होता है। कभी-कभी ऐसा होता है, हाँ जेल की टाइप, जेली की तरह यूरिन होता है, ठीक सा, और ब्लड भी आता है ऐसे पेशेंट्स में। कभी अटक नहीं जाता है क्या? फंस जाता है, होता है। अभी एक चीज करिएगा, दही मत खाइएगा। दही मैं यूजुअली पेशेंट में काइलोरिया के पेशेंट में दही अवॉइड करने को कहता हूँ। नेक्स्ट, नक्सवामिका। इसके पहले का केस चाइना से जो का ठीक हुआ, और ये केस नक्सवामिका का है। आप देख पा रहे होंगे, फास्टिडियस एलिफेंट डिसअपॉइंटमेंट जेलसी। मैं हर केस को डिटेल में डिस्क्राइब कर सकता हूँ, लेकिन मेरा पर्पस यहाँ पर आपको मेडिसिन सिलेक्शन सिखाना नहीं है। यहाँ पर आज की जो सेमिनार का थीम है, यह है एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी, कि होम्योपैथी से कितनी तरह की, कितनी कठिन कठिन बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और प्रामाणिक केसेस में आपके सामने लेकर आया हूं। नेक्स्ट, सो दिस इज द फॉलो अप 26 सितंबर, आज से करीब 10 दिन पहले का है। यस, कैसे हैं आप ठीक है? सब क्यों नहीं? बंगाली बाबू हैं। आपका जिस दिन आया, आपको 6 महीने से काइल आ रहा था। 13 जून को हमने आपका लगाया, उसके कितने दिन के बाद से आपका काइल आना बंद हुआ? 2 महीने। 2 महीने। तो पहले धीरे धीरे क्या बंद किया, क्या अचानक 2 महीने बाद बंद हो गया? धीरे स्लोली। अच्छा, स्लोली। और अभी आप ऑयली चीजें वगैरह खा रहे हो? थोड़ा थोड़ा ही खाइएगा, अभी बहुत ज्यादा अत्याचार मत करिएगा। काइलोरिया के केसेस में अगर पेशेंट फैट खाता है, फैट सीधे यूरिन से बाहर निकल जाता है। काइलोरिया के केसेस में रिकमेंडेड होता है कि नारियल के तेल में पेशेंट को खाना खाना होता है, क्योंकि नारियल में फैट की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट केस। अब एक और बीमारी के बाद मैंने काइलोरिया का केस दिखाया, इसके पहले मैंने लाइकेन प्लाइमोइड का। मैं वैरायटी ऑफ केसेस इसलिए दिखाना चाहता हूं कि स्टूडेंट जो सुबह से बात कर रही थी कि नीट में एडमिशन नहीं हुआ, होम्योपैथी में आके कहां फंस गए। होम्योपैथी में बहुत स्कोप है, बहुत तरह की ऐसी सी बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ये सारे केसेस जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये एक ऐसी डिजीजेस है, CSF राइनोरिया एक ऐसी डिजीज जो मेडिकल इमरजेंसी है। जिस भी पेशेंट को CSF राइनोरिया होता है, उसके डॉक्टर स्ट्रेट कहते हैं कि there is no medicine to cure CSF rhinorrhea except endonasal surgical repair। इस डिजीज में क्या होता है कि जो ब्रेन का अपना फ्लूइड होता है, वो नाक के रास्ते बाहर आता रहता है सर्कुलेशन से। इसमें 2 तरह के कारण होते हैं। इसके पिछली स्लाइड, एक्वायर्ड और कॉन्जेनाइटल क्लास। किसी भी कारण अगर हेड में इंजरी हो जाए
क्रिपिफॉर्म प्लेट जो बेस ऑफ द ब्रेन पे रहती है वहां से फ्लूइड लीक करने लगता है। इसके अलावा अगर ब्रेन के अंदर कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग रीजन है, मैंने ब्रेन ट्यूमर के भी पेशेंट्स में सीएसएफ देखा है और क्योर किया है। उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने देखा है, अगर बहुत वायलेंट स्नीजिंग होती रहती है, छींक आती रहती है, खांसी आती रहती है, कोविड के बाद भी मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में सीएसएफ राइनोलर के केसेस देखे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज एज ए होम्योपैथिक mental stress is the one of the major reason for the CSF rhinorrhea, because I have seen many cases which has no history of injury but they are getting the CSF leak. Next slide. So these are the diagnostic criteria: beta transferrin, radiological. There is a specific test called as CT cysternography or MR cysternography, in which a dye injected in the spine and the CT scan is taken. And next, these are the different CSF rhinorrhea cases I have treated. These are the only few cases I am presenting here. These are the different cases. If you can see the fluid leakage through the nose. I have presented few cases of these cases in the last seminar at this place. Next, प्ले कीजिए इसको। इस तरह से CSF लीक करता है, अगर आप लोग देख पा रहे हो। These are the real time केसेस ऑफ सीएसएफ राइनोरिया, किस तरह से नाक से गिरता है। इस तरह से पेशेंट आते हैं, लाइव केसेस में आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट, ये केस जैसा प्रतापगढ़ से आया था, आप देख पा रहे हो। प्रतापगढ़ का केस है, इलाहाबाद के बड़े मशहूर कीर्ति डायग्नोस्टिक सेंटर में। एक बूंद तो हमको दिख गया, वही दिखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। आप अगर इसमें देख पा रहे हो तो स्मॉल डिफेक्ट along with the horizontal portion of the right cubiform plate, right suggestions of CSF rhinorrhea। एक इसमें एक ड्रग चलती है, इसका नाम होता है डायमॉक्स। डायमॉक्स एक एलोपैथी में ड्रग है जो डायूरेटिक ड्रग है और आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है, जिससे सीएसएफ का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन अधिकतर केसेस में इससे भी लाभ नहीं मिलता है और एंडोस्कोपिक नेजल रिपेयर बताया जाता है। तो इन केस में भी इनको पहले डायमॉक्स प्रिस्क्राइब हुआ था, उसके बाद ये मेरे पास आई। नेक्स्ट, मिलकर रिपर्टराइजेशन किया, लाइकोपोडियम लगाया, मॉकिंग सार्का। जितनी देर ये क्लिनिक में भी मजाक कर रही, इतनी सीरियस कंडीशन में भी ये क्लिनिक में भी मजाक कर रही थी। मॉकिंग सार्कास, ईगो टेस्ट, एरियल फॉर्म एंगल सप्रेस, हाइड्रोसिफेलस एक रूब्रिक है जिसे मैं यूजुअली सीएसएफ राइनोरिया के केसेस में इसलिए लेता हूं क्योंकि सीएसएफ राइनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पर सीएसएफ का प्रेशर बढ़ता है। कुछ ऐसी डिजीज हम लोग के सामने आई है जो रिपर्टरी में पहले से नहीं है, जिस समय हमारी ड्रग्स की प्रूविंग हुई समय नहीं है, तो हमको एनालॉग रूब्रिक्स लेनी पड़ती हैं। तो ये देखिएगा, हाइड्रोसेफेलस, लाइकोपोडियम का ट्रांसलेशन किया गया। नेक्स्ट स्लाइड। ये 6 फरवरी का फॉलोअप है, क्लिक कीजिए इस पे। कैसे हैं आप? बोलिए कैसे हैं? ठीक है सर। आपका सीएसएफ ठीक लीक है। जो लीक हो रहा था आपके नाक से, हाँ पानी कैसा है वो? हाँ, आराम है सर। हमने आपका जिस दिन बाल लगाया उसके कितने दिन के बाद से रुक गया था पानी? आप हमारे पास आई थी 10 जनवरी की। हाँ, 10 तारीख को। हाँ, 10 जनवरी। कितने दिन के बाद से पानी? 31 जनवरी तक, 31 जनवरी से पानी बंद हो गया। यूजुअली क्या होता है कि इस टाइप की केसेस प्रेजेंटेशन में मैं वीडियो प्रेजेंट करना कई बार मैं पेशेंट्स को बताता हूं कि आप सीटी सिस्टमोग्राफी फिर से करा लीजिए, जिससे मैं हम देख सकें कि क्या ये 100% ठीक हो गए। लेकिन पेशेंट यूजुअली अवॉइड करते हैं क्योंकि ये जांच बड़ी पेनफुल होती है और महंगी होती है, करीब 10,000 रुपए की जांच होती है ये। नेक्स्ट स्लाइड। और ये सबसे रिसेंट फॉलोअप है 6 सितंबर को। अच्छा जी, कैसी हैं आप? हाँ सर, ठीक है। सीएसएफ लीकेज एकदम कंप्लीट स्टॉप है आपका? जी जी। क्योंकि हमने आपका जो ट्रीटमेंट बंद किया है, ये आपका ट्रीटमेंट हमने सर कह रहे थे कि ट्रीटमेंट बंद कर दो तो पेशेंट बहुत खुश होता है। रियली होता है ऐसा। मैं पेशेंट को जब कई बार मैंने ठीक है आज से आपका ट्रीटमेंट बंद कर देते तो पेशेंट की बड़ी खुशी होती है। दो तरह से, एक तो आर्थिक और आपका बाकी और दूसरा उसके मन में भी आता है कि हम ठीक हो गए। सर्वाइकल ये सब कैसा था अभी? वो नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा केस इस हैदराबाद का है। ये केसेस मैंने पिछले सेमिनार्स में नहीं दिखाए हैं। हैदराबाद से मेरे पेशेंट आए जिसके एक्सेंट से आप समझ जाएंगे। वेल डायग्नोस्ड केस था,
खास बात क्या है इस केस में, ये 2 बार सर्जरी भी करा चुकी थी और उसके बावजूद भी इनका CSF लीक नहीं रुका था। सुनिए स्पेशलिस्ट से। वो CSF का हो गया था ना। आप एक बार सर्जरी करा चुकी हैं? हाँ, आपको बताई थी ना वो। उनको ये नहीं पता था सर्जरी आपने कराया है। सर्जरी करा है डॉक्टर साहब, यहाँ पे थाई में से फैट निकाल कर यहाँ डाले। हाँ। फिर अभी क्या फिर से CSF स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने बोले कि प्रेशर बढ़ने से होल हो गया। अच्छा, सर्जरी कब हुआ आपका? 2020 में हुआ। और उसके कितने दिन के बाद से फिर से चालू हो गया आपका? 6-7 मंथ्स के बाद स्टार्ट हो गया था, फिर खुद ही स्टॉप हो गया। अभी कब से फिर से आ रहा है ये? अभी फैट से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ था। और कब से बढ़ गया? मार्च से। नेक्स्ट रिपोर्टराइजेशन शीट दिखाइए जी। नेक्स्ट, सो दिस इज द रिपोर्टराइजेशन चार्ट। मैं आपको बहुत क्लियर है ना। वेरेट्रामेल, जेलसी, 4 सेकंड फीलिंग, रेज, फ्यूरी, एक्स्ट्रावेगेंस, these are the main rubrics for the selection of वेरेट्रामेल। ऊपर क्लिक कीजिए। ये आप अच्छी वाला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, CSF ठीक हो गया आपका पूरी तरह से? हाँ, ठीक हो गया। इस तरह का आपको कितने दिन हो गया? आप हिम्मत करिए इसमें। नेक्स्ट स्लाइड। बिल्कुल नया केस और है, ये लखनऊ का KGMC का डायग्नोस्ड केस है। She was observing fluid leak from one side of the nose, which was got later diagnosed as a CSF leak. This case, she got advised for the surgical correction, endoscopic nasal repair. Next. यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड क्रिविफॉर्म प्लेट में इनको डिफेक्ट है। ये मेरी क्लिनिक में खड़ी है और देखिए इनको CSF लीक हो रहा है। एक बहुत अच्छी पहचान और है CSF को डायग्नोज करने की बिना किसी डायग्नोस्टिक पर। एक नाक से पानी आ रहा है, बिना जुकाम के आ रहा है, रुमाल पे लेने पे रुमाल कड़ा नहीं होता है, देन इट इज नथिंग एल्स देन CSF राइजोपिया। नाक का जो पानी होता है, जो जुकाम होता है, उससे रुमाल कड़ा हो जाता है। सिंपल डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट, इग्नेशिया का ट्रांजिशन चला। 4 सेकंड फीलिंग, हाइड्रोसेफेलस, ब्रूडिंग, एस्केप रिटर्न्स, सो आर दीस आर द रूब्रिक्स। इग्नेशिया का ट्रांजिशन चला। नेक्स्ट, 6 जुलाई का फॉलोअप है। करती हैं आप जी, गो इट कर दीजिए, गो इट कर दीजिए, गो इट जी। हेलो जी नमस्ते डॉक्टर। रात आप खुश लग रही हैं हमको। हैं? आज आप खुश लग रही हैं हमको। हाँ, तो पहले से तो ठीक है, काफी ठीक है। रिजल्ट भी ठीक हो गया और CSF भी ठीक हो गया। अभी 6 अक्टूबर को भी इनसे बात हुई है, परसों कल हमारे डॉक्टर्स बैठे यहाँ पे, इन्होंने फॉलो किया था और ये पूरी तरह से ठीक है। जी ठीक है। मैं इन वेरिएबल सभी पेशेंट्स में फॉलोअप के लिए बोलता हूँ कि आप CT सिस्टमोग्राफी कराइए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कुछ केसेस हैं जिनमें मेरे पास प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट है, लेकिन चूंकि मैं उन केसेस को पिछले सेमिनार्स में दिखा चुका हूं, इसलिए आज मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट, दूसरी केस। मैंने पहले भी आपसे कहा मैं आपको ऐसी डिजीज के बारे में बात करूंगा जिनका यूजुअली कोई क्योर नहीं होता। एक और डिजीज है जिसका एलोपैथिक वर्ड में अभी तक कोई क्योर नहीं, दैट इज एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल नंबर तो ये तो बहुत कॉमन है। एंकलाइजिंग जहां पर स्पाइन स्टिफ हो जाती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और जहां की पहली पहचान होती है जो इसका B27 पॉजिटिव होता है। ये पेशेंट थी। यूजुअली जब आप इनिशिएट करेंगे अपनी प्रैक्टिस को, तो शुरुआत में आपको छोटे छोटे केसेस आएंगे। पहले दिन आपको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस के केस नहीं मिलेंगे आपकी नॉर्मल ओपीडी में। ये केस मुझे कैसे मिला? इनके बॉयफ्रेंड को वार्ड की प्रॉब्लम थी और मैंने उनको ट्रीट किया। उसके बाद इन्होंने हमसे संपर्क किया और HLA-B27 पॉजिटिव। पिछले 10 सालों से लड़की परेशान थी, कन्फाइंड थी, घर में अपने हाउस होल्ड काम नहीं कर पाती थी। HLA-B27 पॉजिटिव। फर्स्ट वीडियो प्ले करिए इसको। हाँ जी। She started crying in the first consultation. शेयर करूं? सर एक्चुअली मुझे जो अभी प्रॉब्लम चल रही है, हाँ जी सर, अभी जो मुझे प्रॉब्लम चल रही है एक्चुअली डॉक्टर ने बोला था कि अर्थराइटिस है ये।
तो उसकी वजह से सर मेरी पूरी बॉडी में जो है फीलिंग, उसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो क्या प्रॉब्लम है। पर वो भी पॉजिटिव थी, मेरी एक टेस्ट था HLA-B27, वो स्पाइन के लिए होता है। हाँ जी, तो सर उसकी वजह से मेरी पूरी बैक में पेन और अकड़न रहती है, जिससे ये कंडीशन होती है कि चलना फिरना मुश्किल होता है, थोड़ा लेट जाती हूँ तो उठा नहीं जाता है। पेन इतना। This is the rubric. Her mildness and helplessness was evident in the conversation. Breathe easily and console easily. Feeling of helplessness. This is the rubric, and I have chosen Pulsatla and transmitted Pulsatla 0.1 from my center of Lucknow. Next slide. 13 दिसंबर। जी मीना, कैसी हैं आप? हेलो। हाँ बोलिए, कैसी हैं आप? सर गुड सर मैं ऑलमोस्ट अभी काफी रिलीज है मुझे पेट में। आपका रिमेटॉइड आर्थराइटिस था ना? हाँ जी। और कितने साल से आप इससे परेशान थी? सर मेरे को ऑलमोस्ट हो गए 7-8 साल हो गए हैं सर, ये 2015 से है सर ये। 2015 से। अच्छा, और मैंने आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब सर काफी पेन है, मतलब जैसे स्टिफनेस होती थी ना वो अब कम है। Next slide. कभी कभी। हेलो सर। कैसी हैं आप? सर मैं आप काफी अच्छी हूँ, काफी अच्छा अपना काम करने लगी। गुड़गांव डेली अप डाउन मेट्रो दिल्ली मेट्रो में जहाँ इतनी भीड़ रहती है। तो पहला कंसल्टेशन कि आपको सुबह उठने में ही बहुत दिक्कत होती है, जब सुबह सो के उठते हैं तो लगता है कि बेड से कैसे उठेंगे। हेलो? हाँ ऐसा होता था, इससे पहले ना मतलब उठा भी नहीं जाता, चलना भी मुश्किल होता था पहले। अब चल फिर रही हैं आराम से, आप अपना काम धाम कर रही हैं? हेलो। हाँ चल फिर रही हैं। हाँ अब तो डेली अप डाउन कर लेती हूँ। हाँ अब तो डेली अप डाउन करना ही पड़ता है, बहुत ज्यादा है। कहाँ डाउन करती हैं? कहाँ तक जाती हैं? दिल्ली से नोएडा। अरे वाह, मतलब पहले आप घर में नहीं चल पाती? दिल्ली से नोएडा। पहले आप घर में नहीं चल पाती थे, अब दिल्ली से नोएडा चल रही हैं। इससे अच्छा और क्या चाहिए इम्प्रूवमेंट? Next, and this is recent follow. मीनाक्षी कैसी हैं? हेलो, हाँ जी डॉक्टर। जी कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ। आप आज ऑफिस नहीं गई क्या? नहीं सर, एक्चुअली सर कल की मेरी एंगेजमेंट थी, कल एंगेजमेंट थी सर, तो आज मैंने इस वजह से छुट्टी कर दी। So she got engaged and she got happily married. She was bedridden pregnant. आप इसलिए भी कंडीशन में पहुंचे। Next slide. एक और बीमारी ऐसी रुक जाइए। एक और बीमारी, और ये एक ऐसी बीमारी है, आपने शायद लाइफ में बहुत बार ऐसे केसेस देखे होंगे। कुछ लोगों की आंख में झपकाने की आदत होती है, वो होती आई ब्लिंकिंग। माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को थी आई ब्लिंकिंग और आई स्पाज्म, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। ब्लेफरोस्पाज्म नाम की और ये मेरी क्लिनिक में 2 दिन पहले आए थे। नेक्स्ट 4 अक्टूबर को ये आए हैं। एक पेशेंट बाई चांस उसी समय मुझे फोन किया था ब्लेफरोस्पाज्म का, उसको ये समझा रहे थे। कई बार पेशेंट का रिकमेंडेशन ज्यादा काम करता है डॉक्टर की बात की वजह से। नेक्स्ट पैदल चलना मेरे लिए मुश्किल था, इतने ज्यादा ब्लीडिंग थी। मैं बहुत बुरी स्थिति थी। मैं तो ये कहूँ कि पैसे का मुँह मत देखिए भाई साहब, आप इलाज करा लीजिए, ज्यादा बेटर है। मैं इलाहाबाद से हूँ। हमको डॉक्टर शुरू हमसे और भी दूसरी बीमारी का केस, ये एक बीमारी है जिसे हिर्सुटम डिजीज कहते हैं। आप लोगों ने सर्जरी में पढ़ा होगा। हिर्सुटम डिजीज स्टूडेंट जो है रेयर डिसऑर्डर है जिसे कॉन्जेनाइटल मेगाकोलोन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है वहाँ पे गैंग्लियन है डेवलप करती है, बच्चा स्टूल नहीं पास करता है। इसका जो इलाज है
3 स्टेज सर्जरी होती है। पहली स्टेज में क्या कहता है, वहां पे इंटेस्टाइन के एक पोर्शन को काट के निकाल दिया जाता है, कोलोस्टोमी बैग लगा दिया जाता है। 6 महीने बच्चा बाहर स्टूल पास करता रहता है, फिर से जोड़ा जाता है। और मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं जो सर्जरी के बावजूद भी नहीं ठीक हुए हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट केस। ये केस मैं पिछले सेमिनार में दिखा चुका हूं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसे स्कूप कर दूंगा। हिस्टोम डिजीज का वेल डायग्नोस्ड केस है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर आपके बच्चे को नेक्स्ट ओपियम का ट्रांसप्लांट चला था इसको। नेक्स्ट, और ये सबसे लास्ट चरक डायग्नोस्टिक लखनऊ का नाम जाना माना नाम है। नो सिग्निफिकेंट अबनॉर्मलिटी। और यही नहीं, इसकी एक्सरे की भी रिपोर्ट देखेंगे। दिस वाज ए कंप्लीटली क्योर्ड केस ऑफ हिस्टोम डिजीज। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला केस। दूसरा केस। इस केस को मैंने पिछले बार प्रेजेंट किया था, लेकिन तब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। आप इसकी रिपोर्ट में खास बात ध्यान दीजिएगा, मदर ये बोल रही है कि इनको सर्जरी रिकमेंड की गई थी। डॉक्टर ने कहा था गैंग्लिया डेवलप नहीं हो सकती दुनिया की किसी दवा से। हिस्टोम डिजीज का वेल डायग्नोस्ड केस है, जहां पर पैथोलॉजिकली, जहां पर बायोप्सी होती है, रेक्टल बायोप्सी होती है, वहां पर क्लियर कट दिखाया गया था कि इसमें कोई भी गैंग्लिया नहीं है। इसके अलावा इसका एक्सरे भी सुनिए मदर का। सभी डॉक्टर ने इनको एक सजेशन बोला कि सर्जरी करना है। सर्जरी के अलावा कोई इलाज नहीं, क्योंकि गैंग्लिया है कि कोई दवा से नहीं बनेगा। हां, तो उसमें जितना करनी पड़ेगी। ये लो हम एक महीने बाद करनी पड़ेगी। कितने दिनों के लिए बोला कोलोस्टोमी बैग लगाएंगे? 1 महीने के लिए। नेक्स्ट, सो दिस इज मॉर्फोलॉजी सजेस्टिव ऑफ हिस्टोम डिजीज। ये पैथोलॉजी है। नेक्स्ट, हाँ ये पहला पॉइंट है। कुछ मत करिए, गोइट करिए। हाँ गोइट जी, नमस्ते। कैसे हैं आप आनंद मनिया जी? सर मतलब अभी तक तो नहीं कोई था, लेकिन 18 दिन से मतलब कम ज्यादा कर ले तो वही सीजर सर्जरी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब बुधवार को जाने वाले थे 1 तारीख को, तो उससे संडे से मतलब करने लगे, तब रुक गए। तब से मतलब आज बच्चे का मन हो गया, क्योंकि आपने जब हमको बताया हमने अपने सेंटर से की मेडिसिन चेंज की। ठीक है, यानी खुद समझ सकते हैं। समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्रेस वे में चलूंगा। नेक्स्ट, हेलो कैसे हैं आनंद मणि? हेलो सुप्रम, राम कैसे हैं? ये ठीक है सर। स्कूल पास कर रहे हैं? हाँ सर। अभी स्कूल में सर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। नो एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर और लुमिनल नोरोइंग सीन। दिस इज द एक्सरे ऑफ 23rd ऑफ जुलाई। हालांकि बच्चा बहुत पहले ठीक हो चुका था, लेकिन पेशेंट यूजुअली ठीक होने के बाद बहुत रिलक्टेंट हो जाते हैं रिपोर्ट कराने में। मैंने इनको बहुत बार कहा, तब जाके इन्होंने थका कर कराया। और ये रिपोर्ट है जहाँ पे एक्सरे एकदम क्लीन है, इनको इंटेस्टाइन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। गैंग्लिया डेवलप हो चुकी है, जिसके बारे में कहा गया था, डॉक्टर ने साफ साफ कहा था गैंग्लिया डेवलप नहीं हो सकती। तो दिस इज द होम्योपैथी। स्टूडेंट्स स्पेशली ध्यान दें, ऐसी ऐसी बीमारियां होम्योपैथी से ठीक होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा केस लखनऊ का है, ठोकरा डायग्नोस्टिक का। अल्ट्रासाउंड के द्वारा डायग्नोस होता है। हालांकि अल्ट्रासाउंड बहुत एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं होती है हिस्टोम डिजीज में। सुनिए इस बच्चे के फादर का इंजेक्शन लगेगा। हाँ, ये इंजेक्शन नहीं लगेगा, आप बिल्कुल डरिए नहीं। इनको हिस्टोम डिजीज की डायग्नोसिस हुई है। अल्ट्रासाउंड में इनको हस्बैंड आया ना। नेक्स्ट, सो दिस इज ए केस। पिछला केस फास्फोरस से ठीक हुआ था, सॉरी ओपियम से ठीक हुआ था। यहाँ पर फास्फोरस से इनकी जो नेक्स्ट रिपोर्ट हुई ट्यूबरल डायग्नोसिस से सेम। मैं यूजुअली यही करता हूँ कि जिस डायग्नोस्टिक सेंटर से पहला रिपोर्ट पेशेंट लेके आता है, मैं बोलता हूँ कि आप उसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाइए और पिछली रिपोर्ट लेके जाइए और बोलिए कि कंपैरेटिव रिपोर्ट है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव रिपोर्ट है जहां पर हिस्टोम डिजीज रूल आउट हो गई है। नेक्स्ट,
और स्वयं के लिए आए थे, कैसे रहे हमारे ट्रीटमेंट के बाद? सब ऐसे तो जैसे रेगुलर टाइप की थी। हम लोग ठीक होता। नेक्स्ट, तो बड़ा नामी सेंटर है लखनऊ का, सरकार डायग्नोस्टिक, वहाँ की रिपोर्ट है ये। जब मैंने इनको इंसिस्ट किया तो एक बार कंफर्म कर लीजिए, बेडियम एनीमिया एक्सरे है जहाँ पर इनको किसी तरह का कोई भी एब्नॉर्मलिटी नहीं। नेक्स्ट, और केस है ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का केस है, इसे मैं जल्दी जल्दी स्कूप कर लूंगा क्योंकि ये भी केस पोस्ट सर्जिकल है, यहाँ पर सर्जरी हुई थी बच्चे की, उसके बावजूद भी उसको आराम नहीं मिला था उसके कॉन्स्टिपेशन में। नेक्स्ट जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर मेरे बच्चे का अर्थम डिजीज का ट्रीटमेंट हुआ है सर। अच्छा जी 2 साल पहले इसकी कंप्लीट 3 स्टेज में सर्जरी हो चुकी है। नेक्स्ट 3 स्टेज सर्जरी हो चुकी थी, मैंने ट्रीटमेंट दिया। नेक्स्ट 13 नवंबर, लाइकोपोडियम प्रकाशन, लाइकोपोडियम और फास्फोरस, अलग अलग केसेस में अलग अलग दवाई। मेरे पास कोई रेडीमेड मेडिसिन नहीं है, हर केस में मेरी जो टीम सामने बैठी यही मेहनत करती है, केस हिस्ट्री लेती है और उसके बाद हम लोग केस को स्टडी करके दवा निकालते हैं। नेक्स्ट, दवाई कैसे हैं अभी? ठीक है सर, अभी तो ठीक है, नॉर्मल है, बढ़िया है, खा रहा पी रहा, मौसम भी हो रहा है उसको। नेक्स्ट, 8 फरवरी का केस है। नेक्स्ट, हाँ सर, ये बच्चा है, कैसे हैं सिवाय, कैसे हैं अभी? हिप्सों डिजीज वो तो है सर आपके सामने, ठीक है। पेट का दिखाई। नेक्स्ट, एक छोटा सा बच्चा अभी बंगाई गांव आसाम का, इन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन किया। इतने छोटे बच्चे को डायग्नोस होती है जब डिजीज परिवार में, और जब इंटरनेट पे यूजुअली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हम लोग के पास, सभी इंटरनेट पे पढ़ के आते हैं कि क्या इस बीमारी हो सकता है, और सभी पेशेंट पढ़ के आते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। तो होम्योपैथी में एज ए लास्ट रिसॉर्ट आते हैं पेशेंट, और उन पेशेंट को ठीक करने में बड़ा मजा आता है। देखिए पेशेंट छोटा सा बच्चा हिप्सों डिजीज के लिए, इसका पेट जब आप खोलिएगा तो पेट देखिए, एक बड़ी डायग्नोस्टिक और होती है जब बच्चे का हिप्सों डिजीज का पेशेंट देखिएगा, इसका एब्डोमेन अनइवन होता है क्योंकि इंटेस्टाइन कहीं किसी पार्ट में फूली होगी, किसी पार्ट में पतली होगी, तो हमेशा अनइवन एब्डोमेन होगा। हिप्सों डिजीज की बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है, फिजिकल एग्जामिनेशन का भी बड़ा महत्व है। भी करवाया एनालिसिस। नेक्स्ट, 3 मई का ये फॉलोअप है, ये भी फास्फोरस के द्वारा ठीक हो रहा है बच्चा। नेक्स्ट, 10 जून का है ये, कैसा है बच्चा अभी? बच्चा सर अभी 11 तारीख से शुरू हुआ था, जब आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था उसके 4 दिन के बाद फर्क दिखना शुरू हुआ। मतलब वो पोटी भी कर रहा है अभी, पहले तो पोटी मतलब एनाना देके करवाना पड़ता था। नेक्स्ट बात ये 19 सितंबर का फॉलोअप है, सबसे लेटेस्ट फॉलोअप है। कैसे हैं अभी अभी सर? अभी तो ठीक ही है, टॉयलेट वगैरह भी कर रहा है, रेगुलर स्टूल हो रहा है इसका। नेक्स्ट, सेंसिटिव न्यूरल, हम बात कर रहे हैं ना अलग अलग ऐसी बीमारियां जिसके बारे में कहा दिया जाता है कि अभी ठीक ही नहीं होंगी। सेंसिटिव न्यूरल वीकनेस, जहां पर बच्चे को हियरिंग एड भी लगी है तब भी नहीं ठीक हो रहा है। सुनिए इस बच्चे को, मेरे क्लिनिक में बैठा था, इसके फादर कहते सुनता, हमें कहा सुनाइए। प्रॉब्लम है ये है, ये वीकनेस। अच्छा, कंप्लीटली ठीक नहीं हुआ है, अब आपको लोग को एहसास लग रहा है वीकनेस है। ये देखिए, हाँ प्ले करिए इसको। काम होता है सम्यक 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 जरा समय नहीं पा रहा है ये कोई भी। देखिए जरा जल्दी ये काहे लगा है, इसको कुछ फायदा नहीं है। नेक्स्ट, हमने इसका रिपोर्टाइजेशन किया, लैकेसिस, बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिन नहीं है, ये आम मेडिसिन है जो आपके रिपोर्टाइजेशन में जो आपकी केस हिस्ट्री करने के बाद आएंगे वहीं से ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट, प्ले करिए इसको। एक मिनट, सुनो सुनो, so this is the level. सुनो सुनो। नेक्स्ट,
एक और फॉलो है, अभी बिल्कुल रिसेंट, अभी 3 दिन पहले आया है इनका एक वीडियो। बच्चा कमांड फॉलो करके कार्ड दिखा रहा है कि कौन सा कार्ड है। आम कहने पे ये आम का देखिए ये कार्ड निकाल के देगा। तो अभी ये अंडर ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट, छोटे छोटे बहुत सारे केसेस हैं। अब मैं जल्दी जल्दी से 2 मिनट 5 मिनट के अंदर मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा। दिस इज द केस ऑफ फ्लैट वार्ड क्योर्ड बाय द नेट्रल 0/1। नेक्स्ट, ये केस ऑफ वार्ड, ऊपर वाले वीडियो को क्लिक कर ली, ऊपर ब्लैक पेशेंट पिछले 6 महीनों से घर से बाहर नहीं निकले थे अपने वार्ड के नाते। मतलब पहले 1 साल पहले तो बहुत कम थे। नेक्स्ट, और उसके लाइकोपोडियम। नेक्स्ट, दिस इज ये 26 अगस्त और सबसे रिसेंट पिक्चर है इस वार्ड की। नेक्स्ट, ये लोपेशिया बारबेई का केस है। शायद यहाँ स्क्रीन की वजह से बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। ये भी कल का फॉलो है, सबसे लास्ट फॉलो कल का है। नेक्स्ट, ये वार्ड का केस है, शायद पिछली बार मैंने दिखाया। इस पे क्लिक करिए वीडियो पे। So this is the condition of the ward, and this lady received the transmission of Delta Mara 0/1. Next slide, next slide, next, and see the beauty of homeopathy. इस पे क्लिक कीजिए, Delta Mara। अगली स्लाइड, अब तेज तेज से भाग जाइएगा। यस, नेक्स्ट, हेमेंजियोमा केस ऑफ विद कैलकेरा। दूसरा केस कैलकेरा 4 के द्वारा हेमेंजियोमा। एलोपेशिया टोटलिस, ये पिछले बार भी मैंने दिखाया है। The case of एलोपेशिया टोटलिस cured by the transmission of Calcutta 4। अगली स्लाइड। So this is the condition after cure with homeopathy। Next, बर्गर्स डिजीज, एक ऐसी डिजीज जहां पर लास्ट पार्ट में गैंग्रीन रहता है। सुबह डॉक्टर प्रवीण कुमार ने दिखाया, गैंग्रीन हो जाता है। दिस इज अ केस ऑफ बर्गर डिजीज। हमारे साथ अमित जी बैठे, डॉक्टर सक्सेना के ब्रदर का केस है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये सबसे लास्ट फॉलो है। नेक्स्ट, दिस इज द कंपैरेटिव पिक्चर ऑफ द बर्गर्स डिजीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट, द केस ऑफ लार्ज एब्सेस। नेक्स्ट, केस ऑफ विटिलिगो। हम क्यों इस टाइप के नए नए केसेस दिखा रहे हैं, अलग अलग केसेस, क्योंकि डाइवर्स डिजीज होम्योपैथी का बहुत वास्ट स्टडी के बाद उसे पेशेंट के साथ एक बाल लगा दिया जाता है। पेशेंट दुनिया के किसी कोने में रहे, मेरे पास आज 30-35 देशों के और भारत के शायद हर कोने से मरीज हैं जिनका इलाज इस पद्धति से चल रहा है। बहुत सारे फायदे हैं इसमें, रोज रोज दवा खाना नहीं पड़ता है, दवा भेजना नहीं पड़ता है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर दवा भेजना बैन है। कोविड के कंडीशन में जब आपकी क्लिनिक शट डाउन थी, मेरी क्लिनिक चल रही थी, क्योंकि पेशेंट बाल भेज देते थे, भारतीय डाक चल रही थी, मेरे पास घर पर बाल आ जाते थे, मैं पेशेंट का इलाज कर रहा था। आपको किसी तरह का बहुत परहेज नहीं कराना है। जो होम्योपैथी के बारे में आरोप लगता है कि होम्योपैथी में गाँव में स्टेरॉइड मिली हुई, तो यहाँ तो हम कुछ खाने को नहीं दे देते हैं, स्टेरॉइड तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की, और अगले बार में जब आऊंगा नए नए केसेस आपके सामने लेकर आऊंगा। धन्यवाद। 10-15 बार बोटॉक्स लगवा चुके हैं, और ऐसे भी पेशेंट देखे जिन्हें 1 हफ्ते भी बोटॉक्स का नहीं करता। तो ये ऐसी डिजीज है जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं जो इस बीमारी पर काम करती है। ये पेशेंट मेरे पास इलाहाबाद से आया है। इस टाइप सैग्रिया मैंने सिलेक्ट किया था। एक पुराना केस है 2016 का। मैं आज क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि परसों मेरे क्लिनिक पर ये पेशेंट एक पेशेंट लेके आए, और होम्योपैथी का जो आप लोग भी ओपन है, मैं ये इस केस के द्वारा यही दिखाना चाहता हूँ। ये पेशेंट इतना परेशान था अपनी बीमारी से, ये इनको एक रिकमेंडेशन लेटर दिया था इनके ऑफिस में कि आप जाके रिकमेंडेशन लेटर दिखाइए कि आपको ऑफिस के अंदर की जॉब दी जाए, क्योंकि अगर आपके एक्सीडेंट हो गया तो ऑफिस जिम्मेदार होगा। मेरे बीमारी जिसे हिर्सुटुंग डिजीज कहते हैं, आप लोगों ने सर्जरी में पढ़ा होगा। हिर्सुटुंग डिजीज स्टूडेंट जो है रेल निकाल दिया जाता है और कोलोस्टोमी बैग लगा दिया जाता है। 6 महीने बच्चा केस में पिछले सेमिनार में दिखा चुका हूं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसे स्कूप कर दूंगा। हिर्सुटुंग डिजीज का वेल डायग्नोज केस है। नेक्स्ट स्लाइड। आपके बच्चे को सबसे लास्ट चरण डायग्नोस्टिक लखनऊ का नाम
जाना माना नाम है, नो सिग्निफिकेंट अबनॉर्मलिटी। और यही नहीं, इसकी एक्सरे की भी रिपोर्ट देखेंगे, वहां पर क्लियर कर दिखाया गया था कि इसमें कोई भी गैंग्लिया नहीं है, इसके अलावा इसका एक्सरे भी सुनिए। ये पैथोलॉजी है। नेक्स्ट पहला कैसे हैं आनंद मणि अभी? सर मतलब अभी तक तो नहीं कोई ज्यादा कर ले तो वही सीजर सर्जरी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब बुधवार को जाने वाले थे 1 तारीख को। ट्रांसमिशन कैसा था, कौन किसके दिल में उतरता है, कहां से क्या पहुंचता है, इसके पूरे रिसर्च का विषय है, लेकिन पेशेंट ठीक हो रहा है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पुनः अब हमारा ये साइंटिफिक सेशन लगभग खत्म पे है। मैं डॉक्टर निशांत श्रीवास्तव से आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आए, और डॉक्टर ममता पंकज से मैं गुजारिश करता हूं कि वे मंच पर आए। डॉक्टर रवि सिंह को मोमेंटो प्रदान करें। डॉक्टर ममता पंकज। बस ओके सर। जो अपनी खूबसूरत यादों को हमारे साथ बांटना चाहते हैं, आप बातें कर सकते हैं।